अहमद शेख जट साहब जो कि लीगल ईगल्स के CEO हैं। दुआ ज़ारा केस पर इन्होंने एक तो पहले इंटरव्यूज़ दिए, राय का मामला इन्होंने ख़त्म किया और फिज़िकल तौर पे इस केस में ये शामिल हो गए। आप मुल्तान और लाहौर के अंदर मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में इन्होंने एक बेल ली थी झूठा सर्टिफिकेट देकर। उसको हमने चैलेंज किया था और उसके बाद लाहौर के अंदर 2 दरख्वास्तें आई थी इस कमसिन बच्ची के नाम से। पहले कमसिन बच्ची को दारुल उमान भेजा गया था, उसके बाद 2 दरख्वास्तें और आई थी। वो मुलजमान हैं जो अगवा करके लाए थे, इनके इस शहर से कराची मुंतकिल किया जाना था। लेकिन पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्ची हमारे पास आए वापस, तो क्या बच्ची की मर्ज़ी पूछी जाएगी? बेशक वो माइनर है। अच्छा, तो सर इसमें ज़हीर को सज़ा हो सकती है? जाहिर है वो मुलज़म है, सज़ा वो भी तो माइनर होगा। नहीं, 21 साल उम्र है उसकी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, मेरे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अहमद शेख जट साहब जो कि लीगल ईगल्स के CEO हैं। आपने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा होगा लीगल ईगल, जिस पर ये लाइव आकर अपने इस दुआ ज़ारा केस पर इन्होंने एक तो पहले इंटरव्यूज़ दिए जिसमें आपने देखा कि मुख्तलिफ़ एंगल से हमने इनसे सवालात किए थे, जिसमें इमरान को भी बिठाया था इस चैनल में और अहमद शेख जट साहब को भी बताया था, इन्होंने राय दी थी। लेकिन इस बार राय का मामला इन्होंने ख़त्म किया और फिज़िकल तौर पर इस केस में ये शामिल हो गए। आपने शाना बिशाना, अगर आपने नहीं देखा तो लीगल ईगल्स पे आप जाके वो व्लॉगिंग इनकी देख सकते हैं कि किस तरह ये इस मामलात पर ये बात कर रहे हैं और जो भी खबर आती है उसको टू द पॉइंट रख के उस पर वीडियो बनाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त ये बात है। तो आज मैं इनके पास दोबारा हाजिर हूँ इस केस को लेकर के इनकी राय क्या है इस बारे में और अब ये केस कब ख़त्म होगा, क्योंकि अभी भी ये केस जो है कभी इस तरफ जा रहा है कभी इस तरफ जा रहा है, अभी भी इसी मामलात पे है। तो बात करते हैं अहमद शेख जट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जट साहब, मुझे एक बात बताएं कि पहले तो सिर्फ इंटरव्यूज़ हो रहे थे, अब तो आप फिज़िकली तौर पर इस केस में आ गए हैं, तो मुझे बताएं आपने क्या मामलात देखे हैं? देखिए फलक भाई, 19 से लेकर 22 तक तकरीबन मैं इस केस से अटैच रहा हूँ और क्योंकि पंजाब के अंदर 2 स्टेशंस के ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही थी, मुल्तान और लाहौर के अंदर। मुल्तान हाई कोर्ट बेंच में इन्होंने एक बेल ली थी झूठा सर्टिफिकेट देकर। उसको हमने चैलेंज किया था और उसके बाद लाहौर के अंदर 2 दरख्वास्तें आई थी इस कमसिन बच्ची के नाम से, किसी ने दायर की थी। पहले कमसिन बच्ची को दारुल उमान भेजा गया था, उसके बाद 2 दरख्वास्तें और आई थी जिसमें इस बच्ची को बच्ची की तरफ से एक तो 164 का बयान करवाना उन्होंने समझा था कि हम करवा लेंगे और दूसरा वो मेडिकल करवाना चाहते थे पंजाब के अंदर बच्ची का फिर से। तो उन 2 दरख्वास्तों को हमने कंटेस्ट किया था और तीसरी चीज़ थी कि जब हम उसको कंटेस्ट कर रहे थे तो सिंध पुलिस भी उसी असना में उसी अदालत के अंदर आ गई, क्योंकि उनके पास सिंध के हाई कोर्ट का और सिंध के मजिस्ट्रेट साहब की अदालत का एक फ़ैसला था जिसके अंदर इस कमसिन बच्ची को, चूँकि ये माइनर है, इस माइनर बच्ची को ये जो मुलजमान हैं जो अगवा करके लाए थे, इनके इस शहर से कराची मुंतकिल किया जाना था। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमने इस केस के अंदर एज ए लॉयर हम इंगेज हुए थे। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आप जब वहाँ पर गए दारुल उमान, आपने वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ देखी, क्या मामलात वहाँ पे देखे? क्योंकि गैंग की बात की जाती है इस केस में जब भी कि ज़हीर गैंग काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस भी हुआ है, लेकिन मुझे बताएं कि क्या उनके गैंग के लोग भी वहाँ पे थे, दुआ ज़ारा को लेने आए हुए थे? नहीं, उनका कोई काम नहीं था वहाँ पे, वैसे जनरल पब्लिक थी, मीडिया के दोस्त थे। चूँकि मीडिया के ऊपर हाईलाइट हो गया था कि 3 सवा 3 बजे फ़ैसला हो गया है और लोगों को पता था कि 5 बजे तक का टाइम होता है, 5 से 6 बजे तक दारुल उमान के अंदर से अगर किसी की कस्टडी लेनी है तो वो लेनी होती है लोगों ने। जो अब चूँकि इसमें सिंध पुलिस को ये ऑर्डर मिला था तो सिंध पुलिस अदालत से फ़ैसला लेने के बाद दारुल उमान चली गई। वहाँ और भी लोग मौजूद थे, हमने भी ये एक्सपेक्ट किया था कि कोई बदमज़गी ना हो, वहाँ पे कोई मसला ना हो, एटलीस्ट हम विटनेस कर लें कि ये कोर्ट का ऑर्डर जो है उसके ऊपर बाकायदा तौर पर अमल दरामद हो गया और मीडिया के साथ साथ हम भी वहाँ मौजूद थे। और वो एक सिंपल प्रोसीजर था, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर थी कि बच्ची को उन्होंने सिंध पुलिस ने दारुल उमान में ऑर्डर जमा कराया मजिस्ट्रेट साहब का और कराची की सारी फॉर्मेलिटीज़ का। उसके बाद लोकल पुलिस वहाँ पर आई, जो थाना नवा कोर्ट के SHO साहब थे वो और उनके साथ बाकी उनकी टीम, और उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद बच्ची को तकरीबन 6:15 बजे रवाना कर दिया गया था, दारुल उमान से निकाल दिया गया था बरास्ता मोटरवे, उनको पुलिस ने एस्कॉर्ट करके कराची के लिए रवाना कर दिया था। अच्छा सर, यहाँ पर तो ये देखा जा रहा है कि लड़की जो है अभी पेरेंट्स के पास तो नहीं गई, लेकिन पेरेंट्स तो यही चाहते हैं कि बच्ची हमारे पास आए वापस, तो क्या बच्ची की मर्ज़ी पूछी जाएगी? बेशक वो माइनर है कि पेरेंट्स रख सकते हैं उसको कि वो फिर ईदी सेंटर या इस तरह की जगहों पे रहेगी कराची में भी जाके? देखें, ये अब जब कोई बच्चा माइनर डिक्लेयर हो जाता है, उसका अदालत उसको माइनर कह देती है तो फिर उसका फ़ैसला गार्डियन करता है।
और गार्डियन में चूँकि नेचुरल गार्डियन उसके वालिदैन हैं, तो उसमें जब अदालत फ़ैसला करना चाहेगी तो बच्ची की मर्ज़ी ज़रूरी नहीं है। जब अदालत फैसला, अभी तो क्योंकि अदालत ने फ़ैसला नहीं किया, केस शुरू होने वाला है, 1 अगस्त से चालान आना है, 1 अगस्त से बाकायदा तौर पर केस स्टार्ट होना है। जब केस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद फिर अदालत इन चीज़ों का फ़ैसला करेगी कि दौरान केस किसके पास कस्टडी रहेगी। अगर नई कस्टडी किसी को देनी अदालत समझती है तो इसी तरह सरकार की प्रोटेक्शन में रहेगी बच्ची। अच्छा, लीगल ईगल्स जो आपका यूट्यूब चैनल है उस पर आपने बहुत डिटेल से बातें बताई हैं, एक एक पॉइंट, इवन कि जो भी इसमें होता था वो आप उस पर लाइव बताते हैं। तो मुझे उस पर बताएं कि आप क्या समझते हैं कि ये केस जो है कब तक थमेगा, कब तक आपको लगता है कि इस पर आप अपनी आखिरी व्लॉगिंग करेंगे और कहेंगे कि आखिरकार जो मैं चाह रहा था वो हो गया? देखिए, 1 अगस्त से बाकायदा तौर पर चालान आ रहा है और उम्मीद है कि 1 अगस्त से बाकायदा केस स्टार्ट हो जाएगा। जब 1 अगस्त से स्टार्ट होगा उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये कही जा सकती है बात कि ये कितने टाइम में हो, क्योंकि कराची की अदालत ने इस मामले को निपटाना है। कराची की ट्रायल कोर्ट के अंदर ये मामला चलना है और उसमें ज़ाहिर है आपको पता है बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से चीज़ों में कुछ थोड़ा बहुत डिले आता है। तो ये फ़ैसला होना है कराची की अदालत की तरफ से ही कि वो कितनी स्पीड से और कितनी जल्दी इसको निपटाते हैं। लेकिन चूँकि अभी तक तो केस स्टार्ट ही नहीं हुआ था, अब 1 को चालान आने जा रहा है तो उसके बाद केस स्टार्ट हो जाएगा। एटलीस्ट ये कहा जा सकता है कि अब केस बाकायदा तौर पर मुकदमे का आगाज़ हो जाएगा और मुकदमे का टाइटल सरकार बनाम ज़हीर वगैरह है। अच्छा, तो सर इसमें ज़हीर को सज़ा हो सकती है? ज़ाहिर है वो मुल्ज़म है, सज़ा उसी वो भी तो माइनर होगा। नहीं, 21 साल उम्र है उसकी। 21 साल उम्र है? उसके अपने डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 21 साल उम्र है। इस पे कितनी सज़ा होती है अगर इस मतलब कि ये अगर उसने शादी कर भी ली है, बकौल उसके के निकाह किया है, इस पर आप क्या समझते हैं कि किस तरह हद तक की सज़ा लग सकती है? देखिए, जो दफ़ात लगी हैं उसी के मुताबिक सज़ा होनी है। इसमें अगवा की दफ़ात हैं। उसके बाद अगर मज़ीद दफ़ात, अब ये 1 को बताया जा सकता है कि अगर मज़ीद दफ़ात उसके अंदर आती हैं चालान के अंदर तो फिर उसको कैलकुलेट किया जा सकता है कि कौन कौन सी दफ़ा से भी पूछेंगे कि आपको गवाह किया गया या नहीं किया गया, उसका बयान आएगा सामने? माइनर डिक्लेयर हो चुकी है बच्ची, तो अब विक्टिम है, कम सिन बच्ची है, वो माइनर है, माइनर डिक्लेयर हो चुकी है, अब उसकी स्टेटमेंट की हैसियत नहीं है। स्टेटमेंट भी नहीं दे सकती वो? अच्छा, तो सर अब मुझे अब ये बताएं कि जो उसके जो वालिदैन हैं दुआ ज़ारा के, क्या आपकी उनसे मुलाकात या कोई बातचीत हुई है? नहीं, मेरा उनके साथ कोई ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ नहीं है। वैसे कोई बातचीत? ज़ाहिर है वैसे हाल चाल ज़रूर हुआ है, लेकिन वैसे मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जिब्रान नासिर की लीगल टीम का हिस्सा हूँ। अच्छा, उनकी टीम का हिस्सा है। तो मुझे सर ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि इस तरह के वाक़यात को नहीं होना चाहिए? अगर कोई 18 साल के लड़का लड़की भी शादी करते हैं, क्या ये कानून भी ख़त्म हो जाना चाहिए? क्योंकि इस तरह के अगर मामलात हो रहे हैं, जो कोर्ट मैरिजेस इस हाल तक पाकिस्तान में इसको घसीट दिया गया कि देखिए किस लेवल पे चले गई हैं ये मामलात, तो क्या ये आपको लगता है कि ये कानून पास होगा कि 18 साल का जो नौजवान लड़का लड़की हैं वो अब इस तरह शादी नहीं कर पाएंगे? नहीं, 18 साल से कम से मुतल्लक है ये केस भी। यही है कि बच्ची छोटी उम्र की है, 18 साल को तो कभी किसी ने कोई नहीं रोका टोका, और ये 18 साल से कम उम्र की बात है। तो ज़ाहिर है हम सब लोग यही चाहते हैं, हम लड़ भी इसी चीज़ के लिए रहे हैं कि ये गलत रिवायत है कि 18 साल से कम उम्र छोटे बच्चे जो हैं और किसी बच्ची को ख़ासकर उसके वालिदैन से निकाल के ले जाया जाए, बहलाया जाए या बच्ची को प्रेशराइज़ किया जाए किसी भी तरह, वो गलत है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो ये मैं समझता हूँ कि इस टाइम जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपको सलूट पेश कर रहे होंगे कि आपने पहले तो सिर्फ इंटरव्यू की हद तक इस मामलात पे रहे थे, अब आप फिज़िकली तौर पे भी इसमें आपने इंटरेस्ट लिया है। तो वो उनको क्या पैगाम देंगे जो इस टाइम लोग देख रहे हैं? यही पैगाम दूंगा कि अभी सब्र करें, अभी मुकदमा स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से, और बजाय एडवांस में कोई प्रेडिक्शंस के और कोई अपने जो फ़ैसले जारी करने के, इसका इंतज़ार करें। और जो चल रही हैं ज़ाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर ये खबासतें होती हैं, कोई गलत प्रोपेगेंडा करता है, कोई सही करता है, तो इन चीज़ों को भी इग्नोर किया करें, गलत चीज़ों को इग्नोर करें, पॉजिटिव रहें, और इंशाल्लाह ताला हमारा गुमान है कि ये मुकदमा सही सिमत में जाएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जज साहब आपका। नाज़रीन, आपने देखा मेरे साथ मौजूद थे अहमद शेख जज साहब, जिन्होंने इसमें मतलब कि इस केस के अंदर इन्होंने जो ग्रिप पकड़ी है कमाल कर दिया उस पर। तो देखते हैं कि वक्त किस नोयत पे जाता है, क्या होता है आगे, ये फ़ैसला वक्त करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।